नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। उस थर्मल पावर प्लांट के 3 कंपोनेंट बताए थे: बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉयलर को डिटेल्ड और इजी वे में एक्सप्लेन किया था और इस बार हम उसी क्रम में टरबाइन को डिटेल और इजी में जानने का प्रयास करेंगे। तो टरबाइन बेसिक्स पे आने से पहले सबसे पहले टरबाइन की डिफिनीशन जान लें। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि गैस, स्टीम या वाटर के काइनेटिक एनर्जी मतलब उसमें जो मोशन है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो उसे हम टरबाइन कह सकते हैं। तो टरबाइन अगर आपको देखना है तो सबसे बेसिक अरेंजमेंट टरबाइन का हो सकता है, आप कोई भी एक व्हील ले लें, रोटेटिंग चीज ले लें जो घूम सके और उसके एंड पर ब्लेड्स वेल्ड कर दे, जिस तरह की इसमें ब्लेड लगाए जा रहे हैं। और इसके एंड पर आप एक टैप से, पाइप से, झरने से, नल से, नहर से, किसी से भी एक एंड पर पानी डालें और इस ब्लेड को इस अरेंजमेंट में रखें कि इसमें बकेट टाइप का अरेंजमेंट हो, जिससे कि पानी टिक सके, पानी भर सके। तो ये क्या होगा कि घूमने लगेगी कुछ इस तरह से। इस टोटल अरेंजमेंट को हम हाइड्रो टरबाइन कहते हैं क्योंकि हम इसे पानी से घुमा रहे हैं। अगर इसी टरबाइन को हम स्टीम से घुमाएंगे तो उसे हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। तो अगर हम सेम व्हील को ले लें और इसके एक एंड पर, ब्लेड का प्रोफाइल थोड़ा स्टीम टरबाइन में चेंज होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी व्हील को ले लें और इसके एक एंड पर अगर हम स्टीम इनलेट करें तो ये क्या होने लगेगा, ये रोटेट होने लगेगी। इस पूरे अरेंजमेंट को हम स्टीम टरबाइन कहते हैं। हाइड्रो टरबाइंस जनरली एक स्टेज के होते हैं, मगर स्टीम में अभी एक स्टेज की ब्लेड को घुमाने के बाद इतना ताकत होता है कि वो कई स्टेज को घुमा सकते हैं। तो स्टीम टरबाइन में ब्लेड्स, इस ब्लेड और नोजल को मिलाकर के हम एक स्टेज कहेंगे। तो इसमें ब्लेड के ऊपर ब्लेड, ब्लेड के ऊपर ब्लेड अगर हम लगाते जाएंगे तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा जिसे कि हम टरबाइन कह सकते हैं, मल्टी स्टेज टरबाइन। तो ये कौन सी टरबाइन हो गई, मल्टी स्टेज टरबाइन हो गई। इसमें ब्लेड्स के कई स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन चूंकि अगर स्टीम हम इनलेट कर रहे हैं, अगर हम इस जगह पर स्टीम को इनलेट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टीम इनलेट किए और अगर ये इनक्लोज नहीं होगा तो स्टीम वहां पर गिरेगी और चारों ओर बिखर जाएगी और फैल जाएगी। तो वो स्टीम बिखरे ना, पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए, दूसरे से तीसरे में जाए, तीसरे से चौथे में जाए, इसके लिए इसको हम एक इंक्लोजर में पैक कर देते हैं। ये इंक्लोजर कुछ इस तरह से होते हैं, वो पूरे रोटर को अपने अंदर समा लेते हैं। तो स्टीम फर्स्ट स्टेज में आती है, उससे सेकंड में पहले स्टेज के ब्लेड पे आएगी, फिर दूसरे स्टेज के, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह से लास्ट स्टेज के ब्लेड में आएगी और यहां से हम स्टीम को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इस रोटर और ये जो इंक्लोजर है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें। ये जो है हमारा रोटर वाला पोर्शन हो गया, इसमें ये रोटर हो गया। रोटर में ये जो बीच का पोर्शन हो गया जो कि सॉलिड कह लीजिए या जो एक दूसरे से कनेक्टेड है आपस में, वो हो गया हमारा रोटर शाफ्ट। और जो पत्ती हम लोग वेल्ड किए थे, जो मेटल की प्लेट्स ऊपर वेल्ड किए थे, वो हो गए हमारे रोटर या मूविंग प्लेट्स। क्योंकि ये घूम जाएगा, जब इस पर पानी पड़ेगा या स्टीम आएगा तो कुछ भी आएगा, ये रोटेट होने लगेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे मूविंग प्लेट्स। थोड़ा सा जो इंक्लोजर था उसके बारे में जान लें। इंक्लोजर में जो है, इंक्लोजर में भी ब्लेड्स लगे होते हैं। ये क्या काम करते हैं, क्या होते हैं, बाद में जानेंगे। इंक्लोजर में भी ब्लेड्स लगे होते हैं और हर जगह लगे होते हैं ब्लेड्स। तो जो इंक्लोजर है इसे हम जनरली टरबाइन केसिंग कहते हैं और इन ब्लेड्स को नॉर्मली हम फिक्स या स्टेशनरी ब्लेड्स कहते हैं। अब थोड़ा सा हम रियल पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारा हो गया रोटर और इस रोटर में ये जो हो गए, ये जो मेटल के बड़े बड़े निकले हुए दिख रहे हैं, ये हो गए हमारे मूविंग या रोटर ब्लेड्स कह लीजिए, और ये हो गया हमारा रोटर शाफ्ट। अब थोड़ा इंक्लोजर और केसिंग को भी देख लें। ये हो गया हमारा रोटर में, ये हो गए हमारा केसिंग। ये पूरी जो सॉलिड बॉडी है चारों ओर की, इसको हम कहते हैं केसिंग। और इसके अंदर देखिए ये स्टेशनरी ब्लेड्स फिक्स हैं। स्टेशनरी ब्लेड देखिए इसमें हर स्टेज में 1 2 3 4। तो ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि जितने रोटर पे मूविंग ब्लेड्स होंगे, लगभग केसिंग में उतने ही स्टेशनरी ब्लेड होंगे। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो रोटर को जब केसिंग में डाल देंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसके पार्ट्स आप इसमें भी देख लीजिए। ये हो गया हमारे रोटर के ऊपर के मूविंग ब्लेड्स हो गए, ये फिक्स ब्लेड हो गया। इसको जरा ध्यान से देखिए। फिक्स ब्लेड आपको देखने पर यहाँ पर इन दो मूविंग ब्लेड्स के बीच में ये फिक्स ब्लेड घुसा हुआ है।
इसके बाद हो गया आपका ये रोटर शाफ्ट हो गया, ये रोटर हो गया और ये केसिंग हो गई। तो एक मूविंग ब्लेड और एक फिक्स ब्लेड मिल करके एक स्टेज बनता है। तो अगर किसी में 10 मूविंग ब्लेड और 10 फिक्स ब्लेड है तो वो 10 स्टेज की टरबाइन हो गई। पहले स्टेज से यहाँ से मान लीजिए स्टीम का इनलेट हुआ, तो पहले से मूविंग ब्लेड से वो फिक्स ब्लेड में, फिक्स से फिर मूविंग में, मूविंग से फिर फिक्स में, फिर फिक्स मूविंग में, इस तरह से होते होते यहाँ पर आउट हो जाएगा। टरबाइन कई डिजाइनों के होते हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो दिख रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हमने टरबाइन एक बेसिक सिंबॉलिक टरबाइन बनाई थी, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा उसको भी डिटेल में जान लें। हम क्या करते हैं कि एक अब स्टीम जो है एक टरबाइन से निकली, टरबाइन के एक स्टेज में गई और लास्ट स्टेज से निकली, वो उससे जब बाहर निकलती है तब भी उसमें इतनी प्रेशर और टेम्परेचर बाकी होता है कि वो एक और ऐसी ही टरबाइन को रोटेट कर सकती है अगर उसकी डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर दे। तो हम फिलहाल अभी सिंबॉलिक रूप में सेम को ही ले लेते हैं कि इससे जो स्टीम निकली और उसको हमने एक दूसरी टरबाइन के इनलेट पे डाल दिया और इस टरबाइन को भी घुमा दिए। इस टरबाइन से भी जो स्टीम निकलती है उसमें भी अभी इतनी ताकत है कि वो एक और टरबाइन को घुमा सके, तो उस स्टीम को हम पाइप से ले जाकर के एक और टरबाइन में इनलेट में डाल दिए। और जनरली हर पावर प्लांट में लगभग 3 स्टेज के बाद, 3 टरबाइन के बाद, स्टेज नहीं सॉरी कह लीजिए, हर टरबाइन में 10, 12, 14 स्टेज होते हैं। तीसरी टरबाइन के बाद जो स्टीम निकलती है वो लगभग वेटेड स्टीम हो चुकी रहती है, उसमें न तो कोई ज़्यादा टेम्परेचर बचा होता है और न ही ज़्यादा प्रेशर बचा होता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि कंडेंसर में डाल देते हैं। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर टाइप का अरेंजमेंट होता है, उस जो बची कुछ स्टीम होती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने पिछले में अपने स्लाइड में बॉयलर में बताया था कि बॉयलर फीड पंप द्वारा हम पानी को बॉयलर ड्रम में इनलेट करते रहते हैं हमेशा, जिससे कि स्टीम कंटिन्यू जनरेट होती है। तो ये चक्र चलता रहेगा, स्टीम इनलेट होगी हमारी, यहाँ पर स्टीम इन होगी पहले टरबाइन से दूसरे टरबाइन में, दूसरे से तीसरे में, और अंत में कंडेंसर में। कंडेंसर में कूल होकर वाटर बनेगा और वाटर से फिर बॉयलर फीड पंप इस पानी को उठा करके बॉयलर ड्रम में डाल देगा, जिससे कि स्टीम का ये साइकिल मेंटेन रहेगा। जो पहली टरबाइन जिसमें बॉयलर से सीधे स्टीम आती है, वो स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो उसे हम हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। जो बीच में होती है उसे आईपी टरबाइन कहते हैं, और जो लास्ट में होती है उसे एलपी टरबाइन कहते हैं, लो प्रेशर टरबाइन। कहीं कहीं पावर प्लांट में जाएंगे तो उसमें 2 एलपी टरबाइन होगी, 2 एचपी टरबाइन किसी में हो सकता है, किसी में आईपी टरबाइन होगी ही नहीं। तो ये डिजाइन करता है कि कितने मेगावाट का पावर प्लांट है, उससे कितनी जनरेशन होनी है, स्टीम ज़्यादा यूज करना है, प्रोसेस इंडस्ट्री है या जनरेशन इंडस्ट्री है। तो ये खैर डिटेल अलग विषय चीज़ है, लेकिन टरबाइन नॉर्मली जो 500 मेगावाट या 210 मेगावाट, 250 मेगावाट के पावर प्लांट अभी कन्वेंशनल इंडिया में ज़्यादातर मिलेंगे, उनमें आपको ये तीनों स्टेज की टरबाइन मिलेंगी। लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि वो कोई ज़रूरी है कि वहाँ पर आईपी टरबाइन मिले ही या एलपी टरबाइन मिले ही। कहीं कहीं पर सिर्फ एक ही टरबाइन होती है, वो आप सिंगल टरबाइन कह लीजिए, एचपी कह लीजिए, उसको आईपी कह लीजिए या एलपी कह लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पिछले स्लाइड में हमने तीनों टरबाइन को अलग अलग दिखाया था। अब ऐसे ऐसे अलग अलग टरबाइन को रखेंगे तो हमको तो 3 जनरेटर लगाना पड़ जाएगा, और 3 जनरेटर से 3 बिजली, 3 ट्रांसफार्मर, तो खर्चा बढ़ जाएगा। ये हमने सिंबॉलिक दिखाया कि एक टरबाइन से दूसरे टरबाइन में डाल रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन टरबाइनों, तीनों टरबाइनों को हम एक लाइन में रखते हैं और तीनों टरबाइन के रोटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसे कि हम कपलिंग कहते हैं। एक कपलिंग से तीनों टरबाइनों को आपस में कनेक्ट कर दिया और हमने एक रोटर बना दिया, एक शाफ्ट बना दिया। इस शाफ्ट के अंत में, इसमें अब तीनों टरबाइन जो अपना टॉर्क जनरेट करेंगे, जो रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल एनर्जी जनरेट करेंगे, वो टोटल इस रोटर पे आ जाएगा। और इस रोटर को के एंड में हम एक जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, उस जनरेटर से बिजली पैदा होगी और उसे ट्रांसफार्मर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये तो था सिंबॉलिक। अब हम एक्चुअल टरबाइन जनरेटर देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो ये एक एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट का ड्राइंग पिक्चर है। इसमें आप जो सबसे शुरू में ये जो सबसे छोटा वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो सबसे छोटा है, ये हमारी एचपी टरबाइन कहलाती है। एचपी टरबाइन हमेशा सबसे छोटी होगी, क्योंकि स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर जब सबसे ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, इसीलिए एचपी टरबाइन सबसे छोटी होती है।
इसके बाद जो दूसरे स्टेज की टरबाइन होती है वो होती है आईपी टरबाइन, और ये देख लीजिए ये जो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी ये वाली जो है पूरी, ये आईपी टरबाइन है। आईपी टरबाइन इससे थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर लगभग हम वही आ जाता है, क्योंकि जो स्टीम एचपी से निकलती है उसे फिर से बॉयलर में भेज के गर्म करते हैं और फिर से ला करके आईपी टरबाइन में डालते हैं। इसके बाद जो तीसरी टरबाइन होती है वो एलपी टरबाइन, ये जो दिख रही है ये जो बड़ी वाली, ये जो है ये पूरी एलपी टरबाइन है। आईपी टरबाइन की स्टीम आप देखिए डायरेक्टली एलपी टरबाइन में जा रही है, ये कहीं बॉयलर में जाके नहीं आती है। ये एलपी टरबाइन में चली गई, एलपी टरबाइन को घुमाई और इसके बाद अब स्टीम में कुछ नहीं बचा है। इसी एलपी टरबाइन, इस एलपी टरबाइन के नीचे में ही कंडेंसर लगे होते हैं या हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं जो स्टीम को पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में ये येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये है जनरेटर। यही जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तीनों टरबाइनों का काम सिर्फ मिल करके उस जनरेटर को घुमाना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। मेरे को लगता है इतना काफी था टरबाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी डिटेल इंजीनियरिंग में हम आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट भेजिए आपको और क्या जानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।